जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा देश जो एक वक्त तक अपनी स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, आज जब दुनिया उस देश को देखती है तो उसकी खूबसूरती और अमीरी की चकाचौंध में दुनिया की आंखें चमक उठती है। ऐसी तरक्की कि एक बार तो शायद सिंगापुर भी खुद से पूछता होगा कि क्या सच में हम वही हैं जो आज से 50-60 साल पहले थे। तो खैर, ऐसा क्या हुआ था एशिया के इस छोटे से देश के साथ जिसका नाम सिंगापुर था, और आखिर वो शख्स कौन था जिसने न सिर्फ इस मरते हुए देश को सांस दी बल्कि उससे जमीन से उठाया और इस लायक बनाया कि वो देश अपने कदमों पर चल सके। और आज इस देश ने भी उस शख्स के किए हुए को अपने सराखों पर रखते हुए न सिर्फ खुद को चलने के काबिल बनाया है, बल्कि अब वो देश इस तेजी से दौड़ रहा है कि आज उतनी रफ्तार शायद ही किसी और देश के पास होगी। तो ये जानते हैं कि सिंगापुर आखिर आधी सदी में एक सदी के देश के सामने कैसे शामिल हो गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। जब यह देश आज़ाद हुआ था तो इसके पास शायद ही कोई ऐसी चीज़ थी जिससे यह देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास ना तो खेती योग्य जमीन थी और ना ही खनिज संपदाएं। ज़्यादातर जनसंख्या भी बस्तियों में रहा करती थी। लेकिन आज अगर इस देश की शोहरत और तरक्की की बात करें तो सिंगापुर वो मुल्क है जहां लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर की है। एक कंसल्टिंग फर्म रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। यही नहीं, इकोनॉमिक मैगजीन की रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी अंग्रेजों का गुलाम था। यह बात दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की है। सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। जब 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बुरा हार और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बताया। लेकिन जापान भी बहुत दिनों तक सिंगापुर पर अपना कब्जा नहीं जमा सका। 1944 से 45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके साथ सिंगापुर ने अपने लिए एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। जापान के कब्जे वाले दिनों में सिंगापुर की आबादी को तमाम प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। ऐसी कई सारी पीड़ाओं को सहते हुए एक शख्स इसी देश में जन्म लेता है जो आगे चल के सिंगापुर का हीरो बन जाता है। असल में 16 सितंबर 1923 को जन्म लेने वाले ली क्वान ई चीनी प्रवासी परिवार के तीसरी पीढ़ी के बेटे थे। सिंगापुर के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले ली क्वान ई का अंदाज अंग्रेजों जैसा ही था, तभी बचपन में उन्हें हैरी ली कह के पुकारा जाता था। साल 1954 में ली ने पीपल्स सेक्शन पार्टी PAP की स्थापना की। इसके बाद पी इस पार्टी के महासचिव बने और अगले 40 सालों तक इस पद पर रहे। साल 1959 के चुनाव में PAP ने बहुमत हासिल किया और इसी बहुमत के साथ ही सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली। इस तरह सिंगापुर पूरी दुनिया से अंग्रेजों के नियंत्रण से निकलकर स्वशासित राज्य बन गया। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये देश हमारे देश के आज़ाद होने के करीब 18 साल बाद आज़ाद हुआ था और ऐसी कंडीशन थी कि लगभग ज़्यादातर जनसंख्या स्लम एरिया में रहती थी। लेकिन ली ने जो सिंगापुर के लिए किया, उसने आज सिंगापुर को स्लम फ्री यानी कि बिना झोपड़पट्टी वाले देश के श्रेणी में शामिल कर दिया। आज़ादी के बाद सिंगापुर के पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिससे कि वो खुद को इतना इकोनॉमिकली मजबूत कर सके कि वो देश अपनी आज़ादी को किसी तरह तरक्की में बदल पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ 1963 में किया गया। लेकिन कई पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इसके बाद 1965 में जब सिंगापुर को लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स और जातीय समूहों के बीच हिंसक संघर्ष खत्म नहीं होंगे, जिसके बाद सिंगापुर उस संघ से निकलकर स्वतंत्र देश बन गया और उपाय सोचने लगा कि देश को कैसे नए व्यापारिक ढंग दिए जाएं। ली के लिए यह मुश्किल कदम था। वर्षों तक पहले अंग्रेजों, फिर जापानी कब्जे और फिर मलेशिया के प्रभुत्व से आज़ाद होकर सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति GDP 516 अमेरिकी डॉलर थी और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन इसके बावजूद भी सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक GDP में 15 गुना की बढ़ोतरी करके नया कीर्तिमान हासिल कर लिया। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान ई मानते थे कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगा के आसपास के क्षेत्र में अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। और यही था ली का मास्टर प्लान, क्योंकि जब देश के पास कोई खनिज या बहुत बड़ा क्षेत्रफल ना हो
तो उसको अपने देश को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना चाहिए कि ये देश पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षित और सभ्य देश है, जिस कारण बाहर की कंपनियां जिन्हें आसपास के देशों में अपने खुद को फैलाना हो, वो ऐसे देश को एक वर्किंग हब की तरह इस्तेमाल में लाएं। ये प्लान इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें काम देने वाले और काम करने वाले दोनों को ही एक सुरक्षित और सही जगह मिल जाते हैं। हालांकि एक बर्बाद और छोटे से देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनने में सिंगापुर के लोगों ने एक बड़ी कीमत भी चुकाई है। दरअसल सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े कानून नहीं बनाए जाते तो तरक्की की राह पर चलता हुआ सिंगापुर रिसोर्स की कमी के कारण गिर पड़ता। यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई और आज के वक्त सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की लिस्ट में सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। चाइना और रूस जैसे देश भी इस लिस्ट में बहुत पीछे दिखाई देते हैं। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाईवे निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। यही नहीं, ली कुआन ई की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया, और उसी का परिणाम है कि आज सिंगापुर का लगभग हर इंसान शिक्षित है। इनकी शिक्षा इसलिए भी खास रही क्योंकि इन्होंने जो ग्लोबल सपना देखा था उसके लिए इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश में रखा था, जिस वजह से वहाँ पे पढ़ने वाले नागरिक पूरी दुनिया की लगभग हर कंपनी में बड़ी आसानी से जुड़ पाते हैं। यही कारण है कि एम्प्लॉयमेंट भी इस देश में बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस देश का एम्प्लॉयमेंट करीब 65% तक है। फिलहाल सिंगापुर को दुनिया का आर्थिक अड्डा माना जाता है क्योंकि सिंगापुर का बैंक वैश्विक स्तर की सेवाएं देने में सक्षम है। साल 2017 में ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स में सिंगापुर लंदन और न्यूयॉर्क के बाद तीसरे सबसे प्रतिस्पर्धी आर्थिक केंद्र का दर्जा दिया गया। सिंगापुर सरकार के मुताबिक साल 2017 में 1,74,00,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने सिंगापुर का भ्रमण किया था, जो कि सिंगापुर का जनसंख्या का कुल 3 गुना है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश आज पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा खास देश है। दोस्तों, जिस सिंगापुर को एक स्लम कंट्री से आज इतनी अमीर कंट्री बनाया गया, उनको बनाने में जिस सबसे महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा गया वो सब आखिरकार कारगर हुए। आज सिंगापुर अपनी खूबसूरती, अपनी सुविधाओं, अपनी लिटरेसी और सभ्यता के कारण पूरी दुनिया को ये समझाता हुआ नजर आता है कि ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जो सोचें उसे जब तक पूरा ना करें तब तक चैन से ना बैठें। आपको सिंगापुर के बारे में सबसे खास बात क्या लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।